Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Chapter 2 From Trade to Territory, the Company Establishes Power. This is the part 2 of this chapter. We have done part 1 in previous video. I will mention the link in the description box. Let's start. In part 1 we discussed about कि कैसे ब्रिटिश को क्वीन एलिज़ाबेथ का चार्टर उन्होंने एक्वायर किया, फिर कैसे वो इंडिया आए, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई अपने राइवल्स के साथ, जो और कंपनीज थी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, बैटल्स भी हुए उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की हुगली रिवर के ब्रांच पर, और उसके बाद कैसे उनकी ड्यूटी फ्री कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी अपना ड्यूटी पे करना बंद कर दिया। तब जो बंगाल के नवाब्स थे, अब उन्हें तो करना ही था इस चीज़ को कन्फ्रंट, वो तो करेंगे क्योंकि उनको लॉस होता है। सो नाउ वी विल सी इन दिस वीडियो कि आगे क्या हुआ। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि वो ट्रेड करने आए थे और वो बैटल्स में कहाँ से पहुँच गए। तो अर्ली 18th सेंचुरी के थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट थी कंपनी और नवाब के बंगाल्स के अंदर, वो बढ़ती गई। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो बढ़ती गई। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑटोनॉमी जमाना शुरू कर दिया। जैसे दूसरी रीजनल पावर्स भी सेम कर रही थी, वैसे ही बंगाल के नवाब्स भी कर रहे थे। जो मुर्शिद कुली खान थे, औरंगज़ेब जो थे उनकी डेथ के बाद मुर्शिद कुली खान, उनको फॉलो किया अलीवर्दी खान ने, उनको फॉलो किया सिराजुद्दौला ने। इनमें से सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे और उन्होंने कंपनी को कंसेशंस देने से मना कर दिया। ज़्यादा बड़े बड़े ट्रिब्यूट्स मांगे, कंपनी को जो ट्रेड का राइट देना था उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े ट्रिब्यूट्स मांगे। उनको कॉइन मिंट्स करने का कोई राइट नहीं दिया, उनको मना कर दिया कि आप कॉइन नहीं मिंट कर सकते हो। उनको स्टॉप कर दिया आगे फोर्टिफिकेशंस बढ़ाने से। अब जो कंपनी को है, ये जो कंपनी की सीट थी, उसके बाद वो क्या क्लेम कर रहे थे कि जो कंपनी है वो बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू और अंडरमाइनिंग को वो डिप्राइव कर रही थी। वो उनको लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो टैक्सेस पे नहीं कर रही थी, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स उन्हें राइट कर रही थी और नवाब और उनके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी। कंपनी ने अपने पार्ट पे क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स की जो अनजस्ट डिमांड्स थी, जो जस्टिफाइड नहीं थी, जो सही नहीं थी, वो उनकी ट्रेड को रुइन कर रही थी, उनका ट्रेड ख़राब कर रही थी। और ट्रेड तो तभी बढ़ सकता है जब ड्यूटी हटेंगी, ट्रेड तभी उनका अच्छे से चलेगा जब ड्यूटीज़ रिमूव होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड को एक्सपेंड करना है तो उसकी सेटलमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, विलेजेस खरीदने पड़ेंगे, फोर्ट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी सारी हुई, इतनी कन्फ्रंटेशंस हुई, वो फाइनली बैटल ऑफ प्लासी में रिजल्ट हुई। प्लासी है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ इसका रिजल्ट हुआ। तो अब आता है द बैटल ऑफ प्लासी। जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, तो सिराजुद्दौला ने उन्हें फॉलो किया और नवाब ऑफ बंगाल बन गए। अब जो कंपनी थी वो उसकी पावर के लिए वरिड थी और एक पपेट रूलर ढूंढ रही थी जो कि अपना ट्रेड कंसेशंस उन्हें विलिंगली दे, दूसरे प्रिविलेजेस दे, दूसरी सुविधाएं दे। तो उसने ट्राई किया लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिला। उसने क्या ट्राई किया कि जो सिराजुद्दौला का कोई राइवल हो वो उसे बंगाल का नवाब बना दे, लेकिन इसमें उसे सक्सेस नहीं मिला। बल्कि जो सिराजुद्दौला था उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कंपनी को बोला कि पॉलिटिकल अफेयर्स में आना बंद कर दो, फोर्टिफिकेशन बंद कर दो
और अच्छे से रेवेन्यूज को पे करो। जब सारी नेगोटिएशंस फेल हो गई, नवाब की बात उन्होंने नहीं मानी, तो नवाब ने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया, मार्च किया, जो कि कहाँ है, कासिम बाजार में, और कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, वेयर हाउस लॉक कर दिया, सभी इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया, यानी कि उनके सारे हथियार छीन लिए, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो कलकत्ता में उन्होंने मार्च किया, जो टुडेज कोलकाता है, और कंपनी के फोर्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया। जब कलकत्ता के ऊपर उन्हें ये पता चला कि उसको वो फॉल हो गया है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है सिराजुद्दौला ने, तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने फोर्सेस भेजी रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में कि जाके अब उन्हें देखना है, उन्हें उसको फ्री करवाना है। तो फाइनली 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो आर्मी थी उसको सिराजुद्दौला में प्लासी में सिराजुद्दौला की आर्मी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब नवाब की डिफीट का जो मेन रीज़न था वो ये था कि मीर जाफ़र, जो उनका सिराजुद्दौला का एक कमांडर था और वो जो फोर्सेस लेके गया था, उन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं। क्लाइव ने मैनेज कर लिया था उसका सपोर्ट क्लाइव ने ले लिया था मीर जाफ़र का, और उसे ये प्रॉमिस कर दिया कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद उसे नवाब बना दिया जाएगा। तो अब इस लालच में आके मीर जाफ़र ने क्या किया, उसने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो एक बहुत ही फेमस बैटल बना, क्योंकि वो फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की, जो कि इंडिया में कंपनी ने जीती थी। प्लासी में डिफीट के बाद सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी को अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, वो विलिंग नहीं थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था उनके ट्रेड का एक्सपेंशन, अपना ट्रेड बढ़ाना। अगर ये कॉन्क्वेस्ट के बिना, लड़ाई के बिना हो सकता था, लोकल रूलर्स की हेल्प से हो सकता था, तो उनके लिए वो बहुत ही सही था, और उन्हें टेरिटरीज़ को डायरेक्टली टेक ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जल्दी कंपनी को ये पता चला कि ये डिफ़िकल्ट था। पपेट नवाब्स भी हमेशा उतने हेल्पफुल नहीं हो सकते थे जितना कंपनी उन्हें चाहती थी। आफ्टर ऑल उन्हें भी अपनी एक बेसिक अपीयरेंस बनानी है डिग्निटी की, ताकि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो जनता है, उन्हें उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, और उसके लिए उन्हें अपनी एक अच्छी अपीयरेंस भी चाहिए। अब कंपनी क्या कर सकती थी? जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उन्हें डिपोज कर दिया, उन्हें नवाब के बंगाल से हटा दिया, और मीर कासिम को उनके प्लेस पे बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो उन्हें बक्सर में जो बैटल लड़ा गया था, बक्सर जो है वो प्रेजेंट बिहार में है, तो बक्सर में 1764 में जो बैटल लड़ा गया उसके अंदर मीर कासिम को डिफीट कर दिया गया और बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। उसकी जगह पे फिर से मीर जाफ़र को री इंस्टॉल किया गया। अब जो नवाब है उसको हर मंथ 5 लाख रुपीस पे करने थे कंपनी को, लेकिन कंपनी को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे उसके वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए, उसकी जो ट्रेड की जो डिमांड्स थी, ट्रेड को पैसा चाहिए था उसके लिए, और उसके अलग खर्चे थे उनके लिए भी। उसको और टेरिटरीज चाहिए थी और रेवेन्यू चाहिए था। टाइम के साथ मीर जाफ़र की भी डेथ हो गई 1765 में। कंपनी का जो मूड है वो चेंज हो गया। पपेट नवाब के साथ काम करने में वो फेल हो गए, और अब उनका और मन भी नहीं था पपेट नवाब्स के साथ काम करने का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि हम खुद ही नवाब्स बन जाएंगे, पपेट नवाब्स की बजाय हम खुद ही नवाब्स बन जाएंगे। फाइनली 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल के प्रोविंसेस का। 1765 में मुग़ल एम्परर ने
कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल के प्रोविंसेस का। दीवानी क्या क्या अलाउ करती थी कंपनी को कि वो बंगाल के जो बहुत बड़े रेवेन्यू सोर्सेज थे उनको यूज़ कर सकती थी। ये जो कंपनी की मेजर प्रॉब्लम थी पैसों की, उसे जो है सॉल्व कर दिया गया। अर्ली 18th सेंचुरी से उनका जो ट्रेड था इंडिया के साथ वो एक्सपेंड हो गया, लेकिन उन्हें जो ज़्यादातर गुड्स जो बाय करते थे वो इंडिया से, वो कैसे बाय करते थे, जब वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाते थे, क्योंकि इस टाइम ब्रिटेन के पास कोई गुड्स नहीं थी इंडिया को सेल करने के लिए। गोल्ड का जो आउटफ्लो था ब्रिटेन से वो कम होता गया प्लासी के बैटल के बाद, और बिल्कुल ही बंद हो गया दीवानी के अजम्पशन के बाद। अब जो रेवेन्यूज़ थे इंडिया से, जो उन्हें रेवेन्यू मिलते थे, वो कंपनी के एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर सकते थे, यानी उन रेवेन्यू को यूज़ करके वो सामान खरीद सकते थे और फिर ब्रिटेन में बेच सकते थे। ये रेवेन्यू वो यूज़ कर सकते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को परचेज करने में, कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने में, और बिल्डिंग और कंपनी के जो फोर्ट थे उनको बिल्ड करने में, कलकत्ता में ऑफिसेस बिल्ड करने में ये रेवेन्यू उनकी हेल्प कर रहे थे। सो दिस वाज अबाउट पार्ट 2, एंड आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट well. So please like and share the video, and also subscribe the channel if you have not done it yet. Stay home, stay safe. Thank you.